अच्छा, लास्ट टाइम मुझे ये बताएं कुमैल, हम कहाँ से हमने स्किप किया था लास्ट सेशन? कहाँ पे थे हम? लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था हमारा? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से आपने स्टार्ट लेना है इस दफा। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमने स्टार्ट करना है इस दफा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके ओके, चलें, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अच्छा, साथ। हो सके तो अच्छा, सीपीआई में तो रिपोर्ट को भी डिस्कस कर लिए। जी, हो नहीं सके बल्कि होगा इंशाल्लाह। मैंने अभी इसको डिस्कस करना है, सीपीआई रिपोर्ट को बिल्कुल मैंने डिस्कस करना है, और मैं डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह, आपको सीपीआई के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, इस तरह है कि यहाँ पे अगर सब लोग, मेरा जाहिर है मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो अपने जो हैं वो हैंड रेस करें। सब लोग अपने हैंड रेस करें, जो जो मेरी वॉइस सुन रहा है हैंड रेस करें। जी, बाकी लोग जो नहीं हैंड रेस करेगा उसको मैं भी एग्जिट करवा दूंगा यहाँ से। ओके, भाई जब मैं सिर्फ तबले की 5 पूरी लोग, कर रहा हूँ लैपटॉप सिर्फ से करने 5 की लोग हैं कोशिश। यहाँ पे जो सुन रहे हैं, बाकी मेरा ख्याल है नहीं सुन रहे। जी, ठीक है। कुमैल, आपका हैंड नहीं रेज हुआ, सोए भाई हुए जब हो मैं आप? लैपटॉप पे ढूंढ रहा हूँ हैंड कहाँ से रेस करते हैं। हाँ, ठीक हो गया। पहले अपनी जो है वो लेआउट को समझ लिया करो ना बच्चे। चलो, ये ले सही जी, है, हो गया। गुड। उजैर, आप नहीं हो यहाँ पे? उजैर, मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये काम पकड़ लिया हुआ है कि बस जो है वो लिंक उठाया, उसको जूम के ऊपर एफिलिएट किया, और बस उसको अटैच करके तो बस फिर गायब हो गए, और फिर उस्ताद जी को कोई नहीं पता बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अभी अब मैं ये उजैर साहब और एक दो और लोग हैं, उनको इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम अलाउ ही नहीं करूंगा अपनी चैट के अंदर और अपने सेशन के अंदर। बहरहाल, ये आप लोगों के हाल हैं, और आप लोगों के क्या हाल हैं? जो लोग तो माशाल्लाह सुन रहे हैं वो तो ठीक है, बाकियों के हाल माशाल्लाह ये हालात हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। 11 लोग टोटल आउट ऑफ 79 टू 80 पीपल, और उसमें से 11 लोगों में से भी माशाल्लाह 7 से 8 जो हैं वो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, और उनमें से भी एक दो लोग ऐसे हैं जो जिनको मेरा ख्याल है या तो सुनाई नहीं दे रहा, या वो मेरा ख्याल है रैन भाई खैर हो, आपकी आवाज ही बंद हो रही है। अच्छा, सर जी आवाज नहीं आ रही। असल में वो जैन भाई ना आउट हो गए हैं, लगता है उनकी कॉल आ गई है, तो चले होल्ड पे रहते हैं। जी जी, ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद जी कितने चले सी? नेट का इशू आया था। चलो, एक सेकंड ठहरें। जी कुमैल, एवरीथिंग इज क्लियर? लाउड एंड क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है। मेरी वॉइस ऑडिबल है, सुनाई दे रही है, कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं। ठीक, ओके। अच्छा,
मैं ये बात कर रहा था कि लास्ट टाइम में हमने ये डिस्कशन की, बल्कि डिस्कशन अभी मैं फ्यू मोमेंट्स बैक ये डिस्कशन कर रहा था कि होता ही है कि ये जो फोरम्स होते हैं अक्सर औकात जो आपको प्लेटफॉर्म नजर आते हैं जहां पर ये बड़े ऑथेंटिकेशन के साथ ये बात कही जाती है कि आपको फला दिन में मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव नजर आएगा, या मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर आएगी, और एक एकदम एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, और वो जो कैंडल होगी वो आपको बता देगी कि भाई इस वक्त मार्केट नीचे कितनी चली गई और मार्केट नीचे से कितनी स्पोर्ट्स तोड़ के नीचे चली गई और फिर वापस ऊपर भी आ गई। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो ये बात आपको कह रहे होते हैं इतनी ऑथेंटिकेशन के साथ कि भाई मार्केट फला दिन में पूरी तरह से इधर उधर हो जाएगी, और उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर वाकई मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होती है। वो असल वजह ये होती है, दो वजूहात होती हैं। ये दो वजूहात आपको मैं पहले आज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की तरफ ले जाऊंगा, जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं। यहां पर जो बात समझाने वाली है वो ये है, जो बात असल में समझाने वाली है वो ये है कि दो चीजें अपने जहन में रखें। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको बोलते हैं, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यूएसए का सबसे ज्यादा रोल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, या चाहे जो है वो करेंसी मार्केट हो, या चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, या इवन के थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी मार्केट उठा के देख लें। अगर इवन के आप ऑटोमेटिव की मार्केट भी उठा लें, आप एजुकेशन की मार्केट भी उठा लें, आप कोई भी किसी भी तरह की रियल एस्टेट मार्केट उठा लें, अमेरिकन जो डॉलर है, या जो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, या अमेरिका की जो इकोनॉमी है, वो अगर नीचे या ऊपर होती है तो वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट जो है वो किस बेस पर आता है, वो बेस हम डिस्कस करने वाले हैं। मसला ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, ये 1944 से, वैसे तो फॉरेक्स की बहुत पुरानी एक तारीख है, मतलब अगर मैं इसको 1856 पे लेके जाऊं, और फॉरेक्स की एक तारीख बड़ी पुरानी है। फिर आपको आपको याद होगा हमने फर्स्ट 3 to 4 सेशंस में ये बात, और अगर किसी ने नहीं सुना तो वो मेरी वीडियोस में जाके सुन सकता है, हमने ये डिस्कशन की थी कि एम्स्टरडैम में या यूरोनेक्स जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुरानी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, और मैंने बताया था कि वो 420 साल हो गए हैं उसको बने, और 1602 में गालिबन वो बनी थी। तो मैंने ये डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद जो है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1817 में बनी थी। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है कि भाई ये तारीख जो है बड़ी पुरानी है फॉरेक्स की। लेकिन अच्छा, ये फॉरेक्स है क्या असल में? ये उस वक्त पे मैंने ये जो बात की थी वो मैं दोबारा रिकोड करता हूँ, और ये बात इसलिए मैंने की थी, अभी आपको समझ आएगी। असल में होता ही है कि ये एक बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। असल में होता ही है कि पुराने पुराने वक्तों में, आज से 5000 तो नहीं, 3000 2000 साल पीछे चले जाएं, तो होता ये था कि पैसे का कोई वजूद नहीं था, मतलब पैसा नहीं होता था। शायद माइट बी पॉसिबल कि कुछ जगहों पे कॉइन्स का इस्तेमाल होता हो, टोकन्स का इस्तेमाल होता हो, कॉइन्स का इस्तेमाल होता हो, या जो है वो मिंटेड कॉइन्स का इस्तेमाल होता हो, कोई सिक्के वगैरह इस्तेमाल होते हो। लेकिन ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन ये है कि उस टाइम पे किसी भी तरह का पैसा नहीं होता था, और वो जो पैसा जब नहीं होता था तो लोग फिर चीज के बदले में चीज लेते थे। जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसके पास हाथी मौजूद है और उसको जो है वो घोड़ा चाहिए, तो भाई पहले तो वो बंदा ढूंढे कि जिसको हाथी चाहिए हो और जो अपना घोड़ा देना चाहता हो और हाथी के बदले में जो है वो घोड़े का तबादला करना चाहता हो। तो ये भी बड़ी जरूरी थी कि उस वक्त में बंदे ढूंढने पड़ते थे कि भाई अच्छा तुम्हें तुम्हें घोड़ा चाहिए, मुझे मुझे जो है वो हाथी चाहिए, तो पहले तो मुझे वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मेरे साथ ट्रांजैक्शन करे, मतलब मेरे साथ जो है वो चीज के बदले चीज का तबादला करे। इसको असल में बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, जिसमें पैसा तो था नहीं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। अब मिसाल ये है कि घोड़ा तो छोटा होता है हाथी से, तो अब क्या करें? अब देखें ना, एक छोटी सी बात है। अब आप पैसों में किसी भी चीज को तोलते हैं। अब आप ये करते हैं, अच्छा यार ये बेड इतने का है, ये वाला बेड इतने का है, ये वाली LCD इतने की है, ये वाली LED इतने की है, इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं। आप उसको वैल्यू में तोलते हैं। हाँ, अगर वो ब्रांड बन जाए तो उसकी एक और वैल्यू बन जाती है, लेकिन आप हर चीज को वैल्यू में तोल रहे होते हैं। अच्छा यार ये 500 की चीज है, अच्छा यार ये 550 की चीज है। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती जाएगी उतना अच्छा जाहिर है उसके पैसे बनते जाएंगे, या पैसों की मांग होती जाएगी। अब यहाँ पर होता यह है कि बार्टर के अंदर तो ये पैसा तो था नहीं,
फिर क्या करें कि भाई हाथी तो जो है इतना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका साइज इतना बड़ा है, तो फिर हम क्या करें, हम किस तरह करेंगे, मतलब फिर क्या करूं मैं हाथी को आधा काट के उसको दे दूं, उसे कहूं जी घोड़ा छोटा होता है हाथी बड़ा होता है, तो फिर आप ऐसा करें कि आधा हाथी आप ले लें, यही बनती है। अगर मैं इक्वालिटी पे चलूं, मैं बराबरी पे चलूं, तो फिर यही करना चाहिए कि हाथी आधा आप ले लें। वो कहेगा यार तुम पागल हो, मैंने मरा हुआ हाथी लेना है या मैंने उसका गोश्त बेचना है। तो फिर ये जो मसला था कि भाई बार्टर हो नहीं पाता था। फिर जो है वो ये जरूरत मार्केट में पेश आई, या लोगों के अंदर, जाहिर है दुनिया जो है वो हजारों साल से चल रही है, और आहिस्ता 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 इंसान के अंदर जो है वो तहजीब आई, इंसान को चीजें समझ में आई, वो सीखते सीखते आगे जो है वो प्रोग्रेशन की तरफ गया, यानी कि वो ऊपर की तरफ गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ जो है वो प्रोग्रेस आई या सेल्फ प्रोग्रेशन आई। तो असल में हुआ ये कि उस वक्त में जाहिर बार्टर होता था, फिर एक टाइम आया पैसा आ गया, फिर पैसा जब आया, अब हर मुल्क का अपना एक पैसा था, जाहिर एक पहचान चाहिए थी कि यार ये इस मुल्क का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है। अगर मिसाल के तौर पर आप अपना रुपया जो है वो आप यूरो जोन कंट्रीज की 28 कंट्रीज हैं, अगर आप वहां जो कि 1981 में आपस में मिली हैं, और 2002 में जो है वो यूरो वहां पर जो है एक्सेप्ट हुआ है 28 कंट्रीज के अंदर, कि भाई हम सब यूरो को ही चलाएंगे। यूरोप की गालिबन कोई मशहूर 28 कंट्रीज हैं, वैसे तकरीबन 41 कंट्रीज हैं जो यूरोप के अंदर कॉन्सिडरेशन में आती हैं, लेकिन 28 को ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट किया जाता है क्योंकि वो बड़ी कंट्रीज हैं। खैर, बहरहाल बताने का मकसद ये है कि फिर एक टाइम आया, पैसे के बदले में पैसा आने लग गया, हर मुल्क की अपनी पहचान हो गई। आप रुपया लेकर जो है वो पाउंड की या यूरो जोन कंट्री में चले जाएंगे तो भाई वहां तो नहीं चलेगा ना। फिर जरूरत पेश आई कि भाई हर एक का अपना पैसा, हर एक के पैसे की अपनी एक पहचान, अपना एक रंग बनाने का अपना एक तरीका, ठीक है। तो उस वक्त में फिर जब ये काम स्टार्ट हुआ तो 1944 में सबसे पहले कोई 44 कंट्रीज जो थी वो आपस में मिली। जब वो आपस में मिली तो उन्होंने फिर डॉलर को एक एक जो है वो समझ लें एक करेंसी बना लिया, अपने लिए ट्रांजैक्शन करेंसी बना लिया। समझ लें कि उसको आसान कर लें कि उन्होंने इसको जो है एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम 44 कंट्रीज डॉलर को ही एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे के साथ लेन देन करने में। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है हर मुल्क हर तरह की जो है वो जाहिर चीज पैदा नहीं कर सकता, जाहिर उसको कहीं ना कहीं अपने हमसायों से या अपने से बहुत दूर किसी भी तरह के मुल्क से कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो फिर वो क्या कर रहा होता है, वो जाहिर है उनके साथ जो है वो ट्रेड करता है। जब वो ट्रेड करता है तो वो भाई उनको तो फिर एक दूसरे को पैसा भी देना होता है, वो उनके पैसों में उनको दे रहे होते हैं कन्वर्ट करके, वो उनके पैसों में दे रहे होते हैं, तो जाहिर है उसके लिए फिर एक दूसरे की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन 1944 में क्या हुआ कि 44 कंट्रीज ने आपस में लेन देन जो ट्रेडिंग का किया, शायद किसी को मैंगोस की ट्रेडिंग करनी हो, किसी को शायद जो है वो ब्रैस की ट्रेडिंग करनी हो, किसी को आयरन की ट्रेडिंग करनी हो, किसी को कॉपर की ट्रेडिंग करनी हो। हर मुल्क कॉपर नहीं पैदा कर सकता, हर मुल्क जो है वो ब्रैस नहीं पैदा कर सकता, हर मुल्क जो है वो जाहिर है चावल नहीं पैदा कर सकता। तो फिर एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग हुई, तो फिर दौरान पैसा चाहिए था, तो वो जो पैसा 1944 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उस वक्त में डॉलर को बादशाह बनाया गया तमाम बड़े मुमालिक के अंदर। खैर, ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहलाता है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जब वो खत्म हुआ, इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली चीजें हिस्ट्री में मिल जाती हैं। फिर जब वो आगे आया तो फिर वो 44 कंट्रीज में से 10 तकरीबन कोई 34 कंट्रीज साइड में हो गई। फिर कुछ 10 कंट्रीज ने कहा भाई हम तो अभी ट्रेड करते रहेंगे बिल्कुल इसी तरह। तो फिर उस एग्रीमेंट को उन्होंने स्मिथसोनियन एग्रीमेंट का नाम दिया। ये 1971 में स्टार्ट हुआ। बात करने का मकसद क्या है, मेरी इन तमाम बातों की बात अब समझ आएगी कि बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अमेरिकी डॉलर है ये 1944 से टिल 2022 यानी कि तकरीबन आप इसको ऐसे कह लें कि 70 से 80 साल हो गए हैं, ठीक है, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है वो सबका करेंसीज का बाप कहलाता है, और 82 स्टेट्स डॉलर के पेयर्स में होती है। यानी कि आप इसको आसान कर लें, मैं फिर आपको आसान कर देता हूं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, आपके पास जोड़ो यूएसडी है, तो यूएसडी तो मौजूद है ना इस पेयर के अंदर। मैं आपको कहूँ जी जीबीपी यूएसडी है, तो आपको पता चला कि यूएसडी इधर भी मौजूद है। मैं आपको कहूँ एयूडी यूएसडी है, तो आप कहेंगे भाई इधर भी यूएसडी मौजूद है, ठीक है। मैं आपको कहूँ जी यूएसडी जेपीवाई है, तो आप कहेंगे भाई इधर भी मौजूद है। मैं आपको कहूँ जी यूएसडी CHF है, तो आप कहेंगे सर जी इधर भी यूएसडी मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर करेंसी पेयर है,
और इसकी इकोनॉमी से पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। और वो फर्क पड़ता है, देखें 2 बड़े इवेंट होते हैं अमेरिका के अंदर। पहला इवेंट ये होता है कि हर 10 तारीख को अमेरिका का एक BLS है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस, वो एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज CPI, ये बड़ा जरूरी है के लिए। CPI समझना ऐसे जरूरी है जैसे एक हमारा क्रिकेटन होता है, उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जाहिर अगर हमें जिस्म का जो है वो बेस नहीं पता तो हम किस तरह एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो समझ लें ये एक बेस है CPI किसी ट्रेडर के लिए। देखिए पहली बात हुई है कि इंडेक्स क्या होता है, इसको आपने समझना है। बड़ा आसान कर जाऊंगा, कोई इतना अल्लाह खैर करे मुश्किल ये चीज नहीं है। जिन बने आप में से जितने भी लोग हैं जो भी इस जो है वो सेशन के अंदर मौजूद हैं, आप में से वो कौन सा बंदा है जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, अपना हैंड रेज करें। हम एक्टिविटी के साथ चलते हैं। किस बंदे ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है वो मुझे अपना हैंड रेज करके बताए, स्पेशल हैंड रेज करे कि भाई मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है। मैं कोई सवाल नहीं करता, बेफिक्र है, जस्ट वैसे ही फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई सवाल नहीं करने वाला। अच्छा ठीक हो गया। अब जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी, बहुत अच्छी तरह पता होगी कि हम एक इंडेक्स नंबर पढ़ा करते थे। ठीक है, अगर आप कोई बात करना चाहें कि सर मुझे पता है, तो आप चैट पे भी कर सकते हैं, चैट में मुझे बता दिया करें जी सर मुझे पता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या मैं गलत भी कह सकता हूं। तो बात ये है कि ये जो इंडेक्स नंबर है उसके अंदर हम क्या पढ़ते थे भाई। इंडेक्स नंबर का असल में मतलब होता है रिलेशनशिप। अच्छा ये रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने कहा कि जैन भाई इस महीने में, मतलब ये जो आज का ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ना मेरी इनकम हुई है 10,000। जैन भाई अगले महीने में मेरी इनकम है 20,000 या 30,000। जब मैं अपनी इस महीने को अगले महीने के साथ कंपेयर करूंगा तो ये इंडेक्स कहलाएगा। मतलब इंडेक्स इज समथिंग अ कंपैरिजन। ठीक है, इंडेक्स एक कंपैरिजन है। अच्छा भाई वो कंपैरिजन क्या है, अमेरिका यानी कि स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट देता है। अब ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक मेजरमेंट है, और मेजरमेंट में किसकी, एक रिलेशनशिप की। भाई किसकी रिलेशनशिप की, भाई प्राइसेस की रिलेशनशिप की। मतलब प्राइस पहले ये थी अब यहां आ गई, पहले ये थी अब इधर चली गई, इसका एक रिलेशनशिप है। जाहिर है वो चीज देखें, एक छोटी सी बात करता हूं। अगर फूड का कोई भी, जैसे एक एप्पल है, एक एप्पल जो है आपको 200 रुपए किलो मिलता है फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 साल के बाद वो मिल रहा है 350 रुपए किलो। तो इसका मतलब वाजिया नहीं है कि इस कंट्री में महंगाई हुई है। या इसकी 2 बातें हैं, या तो भाई बात बड़ी सीधी सी है, या तो एक बात ये है कि इस कंट्री में महंगाई तो हुई है। अच्छा वो महंगाई क्यों हुई है, वो ये भी वजह हो सकती है कि आपका पैसा गिर गया। अच्छा ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा पैसा क्यों गिरता है, सबसे बड़ी बात पैसा क्यों गिरता है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स मतलब आप जो बाहर चीजें भेज रहे हैं। जैसे आपको पता है, आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता नहीं, शायद पता भी होगा, बल्कि 100% पता होगा। भाई मुझे क्या पता, इतना मुझे चीजों का नहीं पता होगा, आपको मुझसे ज्यादा पता हो सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तान का फर्नीचर, पाकिस्तान की आइसक्रीम, पाकिस्तान की पोल्ट्री, पाकिस्तान की फिश, पाकिस्तान के मैंगोज, एप्पल्स, राइस, कॉटन, आयरन, प्लेटिनम, ये पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट है जो बाहर की कंट्री में भेजी जाती हैं। पाकिस्तान का चावल बहुत बाहर जाता है, पाकिस्तान का जो है वो आइसक्रीम पाकिस्तान से बाहर बहुत जाती है। मेरा कहने का ये जो डेयरी आइसक्रीम्स कह लें, या जो है ड्राई आइसक्रीम्स कह लें, पाकिस्तान से बाहर बहुत जाती हैं। पाकिस्तान इनके एक्सपोर्टर्स के अंदर है। जो चीजें इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं। जब भी किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, और उसकी इंपोर्ट उसकी बदले में कम होंगी, मतलब कहने का मकसद कि वो ज्यादातर चीजें बाहर भेजता होगा और बाहर से कम चीजें खरीदता होगा। ठीक है, जाहिर अगर आपने, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने अगर कुछ बाहर से, अगर आप घर में ही आटा तैयार कर लें, अगर आप घर में ही जो है वो दही तैयार कर लें, अगर आप घर में ही जो है वो चावल तैयार कर लें, आप घर के ही अंदर आपने समझ लें चावल की एक फसल लगाई है, आपने जो है गंदम की फसल भी लगाई है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका 5 मरले का 10 मरले का घर है, भाई समझ लें आपका एकड़ में घर है, आपने हर चीज खुद ही बना रहे हैं, और आपको हर चीज आपकी वहीं पैदा होती है, और आपको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। तो आप मुझे ये बताएं, आपके खर्चे ज्यादा होंगे कि कम होंगे?
100% आपके खर्चे कम होंगे। जब आपके खर्चे कम होंगे तो आप अपने आप में अमीर होंगे। ठीक है, जाहिर आपको बाहर से चीजें लेनी नहीं पड़ती, आपके तो घर की चीजें हैं। ठीक है, एक गांव में रहने वाला बंदा कहता है जी दही भी मेरी अपनी है जी, दूध भी मेरा अपना है जी, तुसी देसी गोश्त खा रहे हो, मुर्गियां सन, मतलब बाहर से लेना नहीं पड़ा, तो वो अपने आप में अमीर होगा। बिल्कुल किसी मुल्क के अंदर अपने आप में अमीरी ये होती है कि जब उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं और जिसकी बुनियाद पर वो चीजें अपनी बाहर भेज के पैसा कमाता है। जब वो पैसा कमाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उस मुल्क में ऑटोमेटिकली उस मुल्क में महंगाई कम होती है। जब आपकी एक्सपोर्ट हद से ज्यादा है, हद से कम है, और आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है आपको चीज खरीदने के लिए, जाहिर अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपको उसकी करेंसी चाहिए। मोस्टली ट्रेड तो डॉलर में होती है। तो फिर जब आपके पास डॉलर ही आपके रिजर्व बैंक्स में नहीं होंगे तो आप बाइंग कैसे करेंगे? बाइंग करने के लिए आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। जब आप, इसका मतलब है कि डॉलर में ही सारी चीजें खरीद रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वो ऊपर जाएगा, आपकी करेंसी नीचे गिरेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा पॉइंट 100% क्लियर हो गया होगा कि जब 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 आपकी करेंसी नीचे गिरेगी तो महंगाई होगी। 100% बात है। अब अमेरिका के अंदर भी ये महंगाई हुई। अच्छा, ये महंगाई क्यों हुई भाई? ये महंगाई इसलिए हुई कि याद रखें 2020 मार्च से लेकर तकरीबन दिसंबर 2021 तक, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा मामलात रहे कोरोना के, कोविड-19 के। आधी दुनिया घर में बैठ गई और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, प्रोडक्शंस नहीं हुई। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें वापस आई, इंडस्ट्रियां खुलने लगी, प्रोडक्शन होने लगी, फिर नई से नई जो है नौकरियां देने लगी, की जरूरत पड़ गई कि भाई हम नई नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी देने के लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए थी, हम उस इंडस्ट्री खुलेगी तो उसमें प्रोडक्शन होगी, चीजें बिकेंगी तो हम लोगों को पैसा देंगे ना। तो उसके लिए फिर हर चीज तो जाहिर है गिर चुकी थी, नीचे आ गई थी पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोप उठा लें, चाहे वो आप पाकिस्तान उठा लें, चाहे आप इंडिया उठा लें, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट, चाहे आप जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट उठा लें, आपको पता है दुनिया के 7 बड़े आज़म है, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आपको सारी चीजों का पता है। और कीनिया, और ये सारा आपने ये चीजें सुनी हुई हैं। ओशिनिया मेरा ख्याल है, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो है, ये जो आपका कॉन्टिनेंट है। अच्छा, खैर इसके अलग अलग से नाम है। 7 जो बड़े आजम हैं, 7 जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर हर कॉन्टिनेंट के अंदर इस वक्त 40 से 45 साल की इन्फ्लेशन आई है। यानी कि सबसे वर्स्ट इन्फ्लेशन आई है इन तमाम तर 40 सालों में। अगर आप अमेरिका को उठा के देख लें, 1981 के बाद अब ऐसा हुआ है कि अमेरिका फील कर रहा है कि मेरे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, मेरे मुल्क में शेल्टर रहना महंगा हो गया है, मेरे मुल्क में एनर्जी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, मेरे मुल्क में पोल्ट्री महंगी है, मेरे मुल्क में जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, मेरे मुल्क में जो है हर चीज तकरीबन महंगी हो चुकी है। खाना पीना महंगा हो गया है, पहनना महंगा हो गया है, लोग जो है वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं इसलिए कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करें, जो इनकम हमारी है उस इनकम में पूरी नहीं पड़ती। अब एक मिसाल के तौर पर एक बंदे की 50,000 इनकम है और जो है वो प्राइस डे बाय डे ऊपर जाती जा रही है, तो फिर भाई 50,000 में जहां वो पहले चीजें खरीद लेता था, अब वो नहीं खरीद पा रहा क्योंकि वो चीज उसके हाथ से निकल गई। पहले 50,000 में वो अपने खर्चे पूरे करता था, लेकिन इनकम वहीं खड़ी है, महंगाई हो गई है, तो वो क्या करेगा? फिर वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढेगा। जब वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढेगा तो 100% उस मुल्क में महंगाई है। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये होता क्या है? ये होता ये है कि इसके अंदर प्राइस चेंज देखा जाता है कि ये जो हमारा कंज्यूमर है, जो चीजें इस्तेमाल करता है, कोई खाने की चीजें ले रहा है, कोई जो है वो, देखें आप अगर एक पेट्रोल खरीद रहे हैं तो यू आर एक कंज्यूमर ऑफ अ पेट्रोल, ठीक है, आप उसके यूजर हैं। ठीक है, अगर आप खाना खरीद रहे हैं तो जाहिर आप उसके यूजर हैं। अगर आपको जो है वो कोई भी चीज खरीदनी है, आपको जो है पोल्ट्री आइटम्स लेनी है, आपको अपने यूटेंसिल्स, डेली जो बेसिस की चीजें हैं वो खरीदनी है, तो इसका मतलब आप उसके यूजर हैं। और जब आप उसके यूजर हैं तो आपको पैसा चाहिए। जब पैसा है तो आप चीज खरीदेंगे ना। अगर वो पैसा है ही नहीं है और फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास उसकी परचेजिंग पावर नहीं होगी। परचेजिंग पावर ये होती है, ये जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ये बताता है कि एक खास वक्त में, एक खास मुल्क में, एक खास तरह से इतनी महंगाई हुई, यानी कि इतने परसेंट ऊपर चला गया हर चीज का रेट। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जून 2022 में एक रिपोर्ट आती है, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें यह बताया जाता है
कि जो ऑल आइटम्स इंडेक्स है, अच्छा इंडेक्स की वैल्यू 100 होती है, आपने अपने ज़हन में रखना है, इंडेक्स मीन 100। अगर कोई कह रहा है ना 8.1% या 8.9, या अगर कोई कह रहा है फॉर एग्जांपल आपको 9.1, तो इसका मतलब आप ये बात समझ लें कि वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है 109, ठीक है, वो आपको कह रहा है 108, वो आपको कह रहा है 107, वो आपको कह रहा है 106, ठीक है। और उसका वो मतलब ये बता रहा है कि अगर 8.1% इंडेक्स पे आ गया तो इसका मतलब है कि 8.1% इन्फ्लेशन आ गई है। अगर 8.5% पे आ गया तो इस मुल्क में 8.5% इन्फ्लेशन आ गई है। अगर वो 9.1% कह रहा है तो इस मुल्क में 9.1% इन्फ्लेशन आ गई है। अब मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि बिफोर कोरोना, बिफोर कोविड-19, ये जो हमारा कोविड होता था, कोविड के दौरान में ये जो जब कोविड आया था, आपको मैं बताता चलूं कि जो अमेरिका था, ठीक है, उसमें 2% इन्फ्लेशन थी, जस्ट 2% इन्फ्लेशन। और अब अमेरिका के अंदर 9.1% इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान के अंदर 14% इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो बात यूरोप के अंदर तकरीबन तकरीबन यूरोप के अंदर भी तकरीबन 8 से 8.5% इन्फ्लेशन है। और जो इन्फ्लेशन यूरोप के अंदर आई है, जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान ये अमेरिका के अंदर आई है, ये इन्फ्लेशन 1981 के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। जनवरी मेरा ख्याल है दिसंबर 1981 के बाद, दिसंबर 1981, 41 ईयर के बाद अब ये इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। इन्फ्लेशन बात बड़ी सीधी सी है, पैसे ही नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, चीजों को सस्ता कैसे करें भाई, चीजों को सस्ता ऐसे करें कि फॉरेन इन्वेस्टर को कहें कि मेरे मुल्क में पैसा लगाओ। जब वो आपके मुल्क में पैसा लगाएंगे, पैसा रखेंगे, उनको कोई फायदा नजर आएगा तो वो आपके मुल्क में पैसा रखेंगे। जब पैसा रखेंगे तो आपके पास पैसा होगा खरीदारी करने के लिए, और ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे गिरेगी। यहां पर इन्फ्लेशन को आसान करके इस तरह से कह देता हूं कि जब बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, जब आपके पास पैसे भी हो लेकिन चीज भी ना मिले, और अगर जो चीज मिले वो आपके पैसों से कई दर्जे ऊपर चली जाए, तो ये इन्फ्लेशन है। सीधी बात है, आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल नहीं मिलता, आप लाइनों में लगे हैं, इन्फ्लेशन आ गई है जी। अच्छा, आपको पेट्रोल चाहिए, आपके पास 200 है, पेट्रोल मिल रहा है 238 रुपए लीटर में, तो ये इन्फ्लेशन है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट होती है, वो आपको ये बताती है, वो आपको ये समझाती है कि भाई ये खास वक्त में कितनी महंगाई हुई इस मुल्क में। और जब इस मुल्क में महंगाई हुई तो उस मुल्क का डॉलर सबका बाप था उस करेंसीज के अंदर। जब वो सबसे मेन करेंसी थी, मेन बाप था, सबका बाप बना हुआ था वो सब करेंसीज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब ये रिपोर्ट आएगी कि मुल्क में इन्फ्लेशन और बढ़ गई है, तो वो जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है वो ऊपर की तरफ इसलिए जाएगा कि हर बंदे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई अब ये अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट रेट का मतलब ये कि ये मजीद जब जब कर्जा देंगे बैंकों को अपने मुल्क में, तो वो ज्यादा सूद की शक्ल में देंगे, और जब ज्यादा सूद की शक्ल में देंगे तो हर मुल्क जो है वो डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करेगा। और जब वो डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, तो फिर क्या होगा कि वो डॉलर की तरफ चला जाएगा और दूसरी करेंसीज को छोड़ देगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को मैं फिर समझा देता हूँ, ये बात बड़ा मेन पॉइंट है। जब भी आपको ये पता चले कि इस मुल्क में अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा जॉब्स रिलीज करने की, कहीं ना कहीं कोशिश करेगा अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगा कि जिस सूद पर, यानी कि जिस शरह पर, जिस फीसद पर उसने कर्जा देना है अपने बैंकों को, तो जाहिर है जब वो कर्जे की फीसद बढ़ाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हर फॉरेन इन्वेस्टर कोशिश करेगा कि वहां आकर जो है पैसा लगाए। जब वो वहां आकर पैसा लगाएगा तो वो डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा। जब डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि सीपीआई अगर बुरी आई है, यानी कि खराब आई है, यानी कि सीपीआई ने एक बात बता दी कि भाई मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। दो बातें जरूर होंगी, डॉलर आप वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए वो लाजमी अब अपनी एक जो है वो एफओएमसी बिठाएंगे। अब ये एफओएमसी क्या है, अमेरिका की तारीख में, अमेरिका के सिस्टम में दो बड़े इवेंट होते हैं। पहला इवेंट ये होता है दैट इज सीपीआई, जो कि वो हर महीने की 10 से 13 तारीख के अंदर रिलीज करते हैं। दूसरी चीज वो एफओएमसी करते हैं। एफओएमसी का मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये क्या करती है, ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाती है, जैसे
इसको मैं फिर भी किसी दिन टेक्निकली भी समझाऊंगा, अभी आसान करने के लिए समझा देता हूँ कि भाई वो की रेट हाइक करते हैं, मतलब वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, 0.75 बढ़ा देते हैं, 0.50 बढ़ा देते हैं, यानी कि जो बेंचमार्क रेट है उनका उसके अंदर 0.50 का इजाफा कर देते हैं, 0.75 का इजाफा कर देते हैं, 0.100 का इजाफा कर देते हैं, कि मतलब उसकी सूद की शरह बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं बेसिस रेट हाइक्स करना, यानी कि बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाना, सूद की शरह के पॉइंट्स को बढ़ाना। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अब 3-4 जो है वो मई में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, होता तो खैर हर दफा है, हर 2 महीने बाद एफओएमसी की जो है वो एक कमेटी बैठती है। 3-4 मई को बैठी, उन्होंने 0.50 हाइक कर दिया। फिर उनकी कमेटी बैठी, मेरा ख्याल है वो बैठी थी 14-15 जून को, ठीक है, उन्होंने 0.75 बढ़ा दिया। ठीक है, और वो जो 0.75 उन्होंने बढ़ाया, ये 1994 के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, फिर उन्होंने वो आगे गए तो उन्होंने फिर 25-26 जो है वो जुलाई को फिर एक 0.75 इसको रहने दिया, मतलब एक मीटिंग हुई उसको 0.75 रहने दिया। फिर उन्होंने अगली मीटिंग अब करनी है 20-21 ये सितंबर में। ठीक है, फिर होगी मेरा ख्याल है 1-2 नवंबर में, फिर होगी 14-15 दिसंबर में, फिर फरवरी 2023 में होगी। कहने का मकसद ये हर 2 महीने बाद होती है, उसकी एक डेट होती है। अब बात मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जब ये सोच आ गई कि भाई इन्फ्लेशन आ गई है, तो भाई फिर कौन खरीदेगा, किसने आना करेंसी की तरफ, किसने आना है मुझे बताएं क्रिप्टो की तरफ। हर बंदा तो वो कहेंगे कि भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग कहां से खरीदें, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग आएंगे बिटकॉइन में पैसे लगाएंगे, लोग यूनाइटेड स्टेट्स ये एयूडी यूएसडी में पैसे लगाएंगे या यूएसडी सीएचएफ में पैसे लगाएंगे। लेकिन जिसको ये पता होगा कि भाई डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर वो भाई हर यूएसडी के पेयर को आएगा, जिसके अंदर जिस पेयर के अंदर यूएसडी लाजिम होगा वो उसको उठाएगा। उसको पता है यूएसडी नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, यूएसडी को सेल करता जाएगा। जब उसे पता चलेगा यूएसडी ऊपर जाने लगा है तो वो यूएसडी को बाय करता जाएगा, दूसरे वाले को उसके अगेंस्ट में सेल करता जाएगा। मेरी बात करने का, बताने का मकसद ये है, मेरी बात को समझाने का मकसद ये है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सीपीआई की रिपोर्ट के ऊपर। आप देखें, आप कल के दिन की एक छोटी सी मिसाल ले लें। आप में से जो बंदे भी बोट के साथ काम करते हैं, पहली तो बात यह कि उन्होंने बोट को कल देखा होगा कि वो वर्क कैसे करता है। दूसरी बात आपने ये भी देखा होगा कि जब एयूडी यूएसडी था, तो जब एक एकदम ये रिपोर्ट आई शाम 5:30 बजे, कल पाकिस्तानी टाइम शाम 5:30 और वहां का टाइम 8:30, मतलब अमेरिका का टाइम 8:30, हमारा टाइम 5:30। ठीक है, तो जब ये रिपोर्ट आई तो एयूडी एक एकदम जो है वो बिल्कुल नीचे गिरा। जब वो बिल्कुल नीचे गिरा एज इन अगेंस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, तो फिर जो हमारा बोर्ड था वो बोर्ड क्या करने लग गया, जब मार्केट नीचे की तरफ गई तो वो बाय करने लग गया। ठीक है, ये चीजें कल आपने देखी होंगी। इसी तरह यूएसडी सीएचएफ में भी ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऊपर गया तो सीएचएफ जो है वो नीचे गिरा, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। कहने का मकसद है कि जिसने कोई बोर्ड देखा है, जिसको समझ है उसको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, जिसको नहीं आई उसको अभी छोड़ दें इन बातों को। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ये बात को समझ लें कि ये जो रिपोर्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए, समझाने के लिए। अब बात बड़ी सीधी सी है कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का ये जो सीपीआई है, इसके अंदर उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा भाई कि जो हमारा इंडेक्स है वो 9.1 पे चला गया था, यानी कि हमारी इन्फ्लेशन, फिर ये नीचे आई 8.5 पे, फिर आई है अब ये 8.3 पे। ठीक है, 8.3 पे अब आई, इसका मतलब है इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आई जरूर है, लेकिन फूड का इंडेक्स बढ़ गया है। वो कैसे, वो 11.4 पे चला गया, वो 10.1 से शुरू हुआ, 5 पे 4 पे गया, 4 से 9 पे गया, 11.4 पे चला गया। इसका मतलब है कि फूड महंगी हो गई। जब फूड महंगी होगी तो मेरा ख्याल है इंसान की सबसे बड़ी नेसेसिटी, सबसे बड़ी जरूरत खाना होती है। तो इसका मतलब है कि अभी भी इन्फ्लेशन पे वो टैकल नहीं कर पाए। तो जितना ज्यादा उम्मीद थी कि बिल्कुल नीचे आएगा, फूड का इंडेक्स भी नीचे आएगा, एनर्जी का इंडेक्स तो वैसे नीचे आ गया हुआ था, 32.9 पे है। ठीक है, जो कि चला गया था तकरीबन 41.6 के ऊपर। कहने का मकसद है कि ये जब चीजें मतलब समझ में आई, मतलब पेट्रोल डबल हो गया। अंदाजा लगा लें भाई, अंदाजा इस बात का आप लगाएं कि पेट्रोल किधर चला गया। आपको मैं बताता चलूं, मार्च 7 2022 को, हाँ जी 7 मार्च 2022 को तारीख में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हुआ है क्रूड ऑयल, जो कि मेरा ख्याल $139 पर बैरल पे चला गया था। और एक बैरल के अंदर 158.987 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तब से महंगा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा महंगा हुआ, ये तारीख के अंदर मैं बता रहा हूँ। फिर उससे अगले दिन खैर 133 पे आ गया।
मेरा कहने का मकसद, बताने का, बातें करने का, इतना ज्यादा खप खपाई करने का मकसद ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है कि भाई ये क्या रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन पैदा हो गई, जब इन्फ्लेशन पैदा हो गई जिसको उर्दू में अफराते ज़र बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मुल्क का कहीं ना कहीं अभी भी वो स्टेबल नहीं हो रहा। जब वो स्टेबल नहीं हो रहा तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और जब वो कुछ ना कुछ करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो तो नहीं हार मानने वाला। ठीक है, तो मुल्क अमेरिका तो हार नहीं मानने वाला। तो फिर ये मार्केट में सेंटीमेंट पैदा हो गया, मार्केट में ये न्यूज पैदा हो गई, ये दिमाग के अंदर एक नया फितना आ गया कि भाई भागो 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 मार्केट से, मार्केट में सेल करो, डिमांड कम करो। बिटकॉइन 22,700 पे चला गया था पिछले पूरे एक वीक में। जो बिटकॉइन है वो कंसोलिडेशन में चला गया था। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि वो करेक्शन की तरफ था। करेक्शन का मतलब ये वो प्लस में जा रहा था। ठीक है, यानी कि वो जो नीचे 19,600 पे 19.5 पे गिरा हुआ था वो ऊपर की तरफ आने लग गया था। उसने कई रेजिस्टेंसेस जो है क्रॉस कर ली थी। ठीक है, तो वो ऊपर जा रहा था। जब वो ऊपर जा रहा था एक ही दम क्या हुआ, कल रिपोर्ट आई। और जब याद रखें, मेरी बात हमेशा याद रखनी है, ये कहीं पर लिख लें, जब 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 डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा बिटकॉइन को जूतियां पड़ेंगी। जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा गोल्ड को जूतियां पड़ेंगी। अब वो जूतियां कैसे पड़ेंगी, अब जिसको पता है कि जूतियां पड़ने लगी हैं वो गोल्ड को सेल करने लग जाएगा, वो बेचने लग जाएगा। ठीक है, वो बेचने पे मुनाफा कमा लेगा। अच्छा, जिसको पता है कि अब बिटकॉइन नीचे जाएगा वो सेल कर देगा। कहने का मकसद, अब जिसको पता है, अब भाई जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, वो तो फिर उसको तो सीपीआई का भी नहीं पता बेचारे को, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ सकेगा। जब वो ट्रेंड को नहीं समझ सकेगा तो ऑटोमेटिकली वो नुकसान करेगा। तो बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने समझनी होती हैं, बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने उसको आगे जाके एक दूसरे के साथ डिस्कस करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी ये जो रिपोर्ट है इसको कैसे काम करती है, क्यों करती है, क्या इसका इम्पैक्ट है, ये आपको चीजें मेरा ख्याल समझ में आ गई होंगी। अब मैं जो है कुमैल आपसे पूछता हूं कि कुमैल, अब मैं नेक्स्ट विंडो जो है वो करने लगा हूं शेयर। आपको समझ आई है हर पॉइंट की? जी जी भाईजान, थोड़ी थोड़ी तो समझ आई है। क्या आई है? मैं क्या बिल्कुल खाका, मतलब कि एक लेआउट समझ आ गया है। लेआउट समझ में आ गया, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ में चीजें समझ लेते हो माशाल्लाह, समझ गए होगे मैं क्या कहता हूं। जी, चलें, क्योंकि मैं वैसे तो ठीक है। टेक्निकल अच्छा, फील्ड का आदमी चलें, हूँ, अब लेकिन मैं समझने की कोशिश की। जी, अब अभी मैं जो है वो आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो साथ साथ देखते रहेंगे चीजें ना। अच्छा जी, अब हम जी जी स्क्रीन शेयर हो रही है जी? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी, हो रही है। जी कुमैल, ठीक है, ओके। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा ना समझ लें। देखिए, पहले तो आपने ये अपने दिमाग में बिठा ले कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब है ये फ्यूचर बता रहा होता है, लेकिन फिर ये भी ज़हन में बिठा लें कि ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा, जस्ट एक आइडिया दे रहा है। अच्छा, तीसरी बात और भी अपने ज़हन में ये बिठा लें कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसकी वैल्यू होती है 0 to 100। मतलब इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 to 100 है, और इसका एक अलग जोन है। ठीक है, इसकी एक अलग रेंज है। वो रेंज है 0 to 100, और उस रेंज के अंदर भी एक रेंज है, वो है 30-70। ठीक है, फिर बताता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसकी एक अलग रेंज है। ठीक है, और इसकी एक खास वैल्यू है जो कि सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 100, और उस 0 to 100 के अंदर इसकी एक रेंज है। वो रेंज का मतलब इसका एक एरिया है, उस एरिया को जो है वो RSI बोलते हैं। ठीक है, और वो जो एरिया है वो आपको ये बताता है कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है या बहुत ही ज्यादा बेचने पे लोग लगे हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा या तो लोगों ने खरीद लिया है या बहुत ज्यादा लोगों ने बेच दिया है। ठीक है, दो बातें। मतलब इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगी, मैंने मार्केट में इतना इतना बेचना था नहीं जितना लोग डरे हुए थे, तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि भाई मार्केट नीचे गिरती जा रही है, अपनी स्पोर्ट्स को तोड़ती जा रही है।
ठीक है, और जब को पता लगा कि मतलब आपको ये क्लियर होना नहीं, इतना लोग ट्रेंड को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ओवरबोट का मतलब ये है जैन भाई आपकी ना आवाज कटना शुरू हो रही है। ऊपर जाएगी, लेकिन ये आपको नजर आता है, आप सोचेंगे जी। जैन भाई आवाज कट रही क्या है। कह रहे हैं? अच्छा अब आ रही है? आ रही है लेकिन कट के आ रही है मेरी हेलो आवाज जी आ रही है? कुमैल, हाँ, अब ओके आ क्लियर रही है। है। हाँ जी, हाँ ओके, जी, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ओके, अच्छा अब देखने वाला तो यही कहेगा ना कि मार्केट ओवरबोट हो गई है। ओवरबोट का मतलब है कि बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, जब बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, जाहिर डिमांड बढ़ी हुई है। लेकिन आपने ये वर्ड मेरा सुने, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा खरीदने का मतलब है कि भाई खरीद खरीद के थक जाएंगे, और खरीद खरीद के पागल हो जाएंगे। अब मार्केट खरीद लिया, अब जितना खरीदना था, मार्केट अब नीचे गिरेगी। ओवरबोट का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस लेगी, टक्कर खाएगी और नीचे गिरेगी, फिर नीचे आएगी अपने नीचे 30 से 70 के जोन के अंदर, और फिर शायद ऊपर चली जाए, फिर ऊपर जाए, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस ले, फिर नीचे आ जाए। एक बात मेरी याद रखनी है, जब भी मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस ले, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर जाके फियर ले, मार्केट में डर पैदा हो जाएगा इससे ऊपर इसने नहीं जाना, और फिर मार्केट नीचे गिरे, और नीचे गिरते गिरते फिर कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले, ठीक है, और फिर ऊपर चली जाए, तो याद रखें कि फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, तो याद रखें कि जब मार्केट 2 दफा कहीं पे रेजिस्टेंस लेगी ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि मार्केट में बियरिश ट्रेंड आएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर जाके डबल टॉप बन जाए, यानी कि समझ ले एम बन जाए। अच्छा ये है क्या, ये मैं आपको ना थोड़ा सा वैसे पहले बता दूं, फिर आपको ये चीजें ना जरा जून क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ना परेशान ही रहेंगे। इसको हम, अच्छा ये ले, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल नीचे, मैंने 40-60 किया हुआ है, आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है RSI 14, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। ये जो 14 है ना, इसका मतलब 14 दिन का रिकॉर्ड है, ये 14 दिन की एवरेज है, ठीक है। ये क्लोज प्राइसेस हैं, मतलब कैंडल्स की क्लोज प्राइसेस हैं, ठीक है, ये उनके क्लोज बता रहा है वो। आपको पता है हम एवरेज कैसे निकालते हैं, कैंडल्स की क्लोज प्राइस को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, जिनको समझ मेरी बातों की नहीं आ रही ना, ऊपर से गुजर रही है, वो ना मेरे पुराने लेक्चर सुने, आपको फिर मेरी चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जरा आसान करके समझाऊं। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आ रहा है, नीचे 2 लाइनें मैंने ड्रा की हुई हैं, 40 और 60, ये एक जोन है, ठीक है, इसको RSI जोन कहते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, ये ले, आपने देखा है कि इस जोन के ऊपर बिल्कुल ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब इस वक्त मार्केट ओवरबोट में है। और एक टाइम ये भी आया ये नीचे, ये देखें कि जहां पर ये नीचे की तरफ गिर गया, यानी कि 40 से नीचे आ गया, और एक तरफ ये 60 से ऊपर चला गया। इसका मतलब जब ये ऊपर चला गया तो ओवरबोट है। ओवरबोट का मतलब क्या है, ये देखें, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और उसके बाद आप ये देखें, ये अब मैं कोई ड्रा होता ना, ड्रा करता तो फिर उसको उस तरह आपको फिर ज्यादा समझ आनी थी। बहरहाल इसको ऐसे समझ लें कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये सारा जून है, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये देखें एम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं जरा बताओ 60-40 के ऊपर आपको एम नजर आ रहा है? एम बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है, ये ऊपर गई थी, इसका मतलब मार्केट, और फिर उसने ऊपर जाके ना रेजिस्टेंस ली थी, और वो फिर नीचे गिरी, वो फिर सपोर्ट लेके ऊपर चली गई थी, फिर नीचे गिरी, और फिर देखें मार्केट नीचे ही गिरी, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ना जी, आपको नजर आ रहा है एम, जब याद रखें, जब 2 दफा मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, फिर नीचे आगे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, फिर जब नीचे आती है फिर वो नीचे ही आती है, ठीक है। अब ये जिसको पता है उसको पता ना, अब जिसको नहीं पता उसका क्या करें। यहाँ पर जहां पर मार्केट ना ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ मार्केट स्मूथ है, यानी कि ये 40 और 60 को क्रॉस नहीं कर रही, मतलब जहां ये देखे ना अभी अंदर अंदर है, ये जो इसके ये जो हिस्टोग्राम है, इसको मैं हिस्टोग्राम बोलूंगा, ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम लाइन है, या इसको ऐसे कह लें, ये इसको पॉलीगॉन बोल लें, ठीक है। अब ये मैं स्टैट पे नहीं जाता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये वो छोड़ता हूँ इन बातों को,
मैं बस इतना कह रहा हूँ, इस जोन के अंदर आपको ये समझ लें किसी की ईसीजी चल रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चल रही है उसकी, समझ रहे। तो ये बस बता रहा हूँ कि जब इस जोन के अंदर अंदर है ना, समझे मार्केट स्मूथ है ना, ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है, मार्केट टावा टावा चल रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन जब मार्केट के अंदर ये चीज क्रॉस कर गई ऊपर, तो इसका मतलब मार्केट में ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेकर ऊपर भी जा सकती है और मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो यहां से एक ट्रेडर को ये बात समझ में आ जाती है कि अच्छा मार्केट के अंदर ओवरबॉट है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है। जब बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी बियरिश ट्रेंड आने वाला है, मार्केट ने गिर जाना है। देखे ना, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस मिलती है। रेजिस्टेंस है क्या? एक डर है। डर क्या है कि भाई इससे ऊपर मार्केट अब नहीं जानी, ठीक है। आपने कहा आपने 3 रुपए की चीज खरीदी और वो 8 रुपए पे चली गई। जब 8 रुपए पे गई आपको डर पैदा हो गया इससे ऊपर नहीं जाना इसने, भाई ये इससे ऊपर जाकर नहीं इसने जाने वाली, भाई अभी अभी बेच दे इससे पहले कि ये मार्केट गिरे, अभी अभी मुनाफा ले और यहाँ से निकल, ठीक है। तो बात है कि अच्छा ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार ये सेल पे प्रॉफिट कैसे हो सकता है, मार्केट नीचे गिर रही है आप मुनाफे की बात कर रहे हैं। तो भाई उनके लिए ये जवाब है, और न्यू कमर्स के लिए भी खासतौर पर जवाब है, उनको बताने के लिए फिर मैं RSI पे आता हूँ। उनके लिए बड़ा बड़ा सीधा सीधा सी ये बात है, बड़ी बड़ी सीधी सीधी सी समझाने वाली चीज है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, और कल वो चली गई 2 लाख पे, ठीक है। आपने 2 लाख, कल आपको एक बंदे ने आगे कहा कि यार मार्केट ना गिरने वाली है, तू ना उन्हें बेच दे यार 2 लाख रुपए की जेरी तेरे को प्रॉपर्टी है। तो आपने कहा यार नहीं पागल है तू, मैं क्यों बेचू, कोई नहीं गिरनी मार्केट, मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो अगले दिन वाकई 1.5 लाख पे चली गई, ठीक है। तो अब आप घूमते फिरे हैं काश मेरी ये 1.5 लाख की बिक जाए, 1.5 लाख में भी कोई नहीं ले रहा, इसका मतलब आपने लॉस कर दिया, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप ये करते कि जब उसने आपको कहा था कि भाई मार्केट गिरने वाली है, अच्छा यहाँ पे कोई नहीं कहेगा, यहाँ इंडिकेटर बताएगा मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। जब मार्केट गिरने वाली है तो जब जब ये पता चला कि मार्केट गिरने वाली है तो आपने क्या किया, आपने 2 लाख रुपए का उसको बेचा जो आपने लाख रुपए में खरीदी थी, ठीक है। 2 लाख रुपए में बेचा और आप बेच के तो घर निकल गए वहां से बेच के, पता चला कि अगले दिन वो 1.5 लाख की हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अच्छे टाइम पे बेच दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, अगले दिन तो वो 1.5 लाख पे चली गई थी। तो आपने उसके गिरने से पहले पहले उस चीज को बेच के जेब में पैसे डाले, आप मुनाफे में चले गए। और एक छोटी सी मिसाल है, मैं तो समझाना, इस तरह इस चीज को समझे। आपने कहा कि यार मैंने ना मोबाइल अपना बेच दिया, उसने कहा कितने का? उसने कहा यार मैंने, आपने कहा मैंने ना 4 लाख रुपए का मोबाइल बेचा है। उसने कहा अच्छा यार बड़ी बड़ी बात है तुमने बेच दिया। कहता तुम्हें पता है अब तुम्हारा मोबाइल, चलो आईफोन की बात कर रहा हूँ, 14 की बात करें, आप कहेंगे 4 लाख का कौन सा मोबाइल है, तो 14 की बात करते हैं, वो भी 4.5 पौने 5 लाख में उसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस होगी। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा, आपने उसको कहा मैंने 4 लाख का भेजिया, उसने कहा बड़ा अच्छा किया यार, तू बड़ा अच्छा किया है, वो तो भाई 2.5 लाख का भी नहीं बिक रहा, कोई 2.5 भी नहीं लै रहा। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि आपने अच्छे टाइम पे बेच दिया। जब अच्छे टाइम पे बेच दिया तो मार्केट में आपने प्रॉफिट बना लिया। तो सेल में इसी तरह मुनाफा होता है कि आप किसी भी चीज को टाइम से पहले बेच के भाग जाते हैं कि भाई मैं जितने में जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे बेचा और मैं वहां से निकल गया। इससे पहले गाड़ी नीचे गिरती, मैंने अच्छे रेट पे बेची और मैं निकल गया। इससे पहले कि फलां चीज सस्ती होती, मैंने अच्छे टाइम पे बेचा और मैं वहां से एग्जिट कर गया। मैंने एंट्री ली थी, मैंने एग्जिट भी ले लिया, ठीक है। तो ये जो RSI है ये आपको बताता है कि मार्केट में ओवरबॉट चल रहा है। और भाई ओवरबॉट का मतलब है कि ऊपर डबल 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 टॉप बन रहा है, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। एक बात बड़ी जबरदस्त आपके लिए जो आपको समझने में कामयाबी देगी, अगर मैं इसको एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल से समझाता हूं। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि हम जो है वो कोई चार्ट ले लेते हैं, कोई भी चार्ट ले लेते हैं, इसका ही चार्ट ले लेते हैं। अच्छा अभी तो ये देखे ना, आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। कुमैल नजर आ रहा है ना? जी उस्ताद जी आ रहे हैं। ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है प्राइस 0.7311, अगर ये प्राइस जा रही है 0.7412 यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब इस पेयर की प्राइस ऊपर जा रही है। और ये जो अभी तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी ऊपर ही जा रहा है ना, इसका मुंह ऊपर की तरफ है।
अगर ये नीचे आए और प्राइस ऊपर जाए तो देखने वाला ये समझेगा कि मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, वो बियरिश ट्रेंड है, उसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऐसी कई सिचुएशन पैदा होंगी कि जब प्राइस ऊपर जा रही होगी और ये जो आरएसआई का मुंह है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब बंदा आरएसआई को भूल जाएगा, वो कहेगा प्राइस तो ऊपर जा रही है, बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, ये अगर आरएसआई का मुंह नीचे हो और प्राइस ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब वाजी है कि अब मार्केट गिरेगी। अगर आरएसआई का मुंह ऊपर हो, ठीक है, और ऊपर से प्राइस नीचे आ रही हो तो समझ ले मार्केट अब ऊपर चढ़ेगी। यानी कि आसान कर देता हूं, आरएसआई ऊपर जाए, ठीक है, आरएसआई ऊपर जाए और साथ में ऊपर वाली प्राइस नीचे आ रही हो, फिर आप समझ ले मार्केट में ट्रेंड बुल आने वाला है। ठीक है, अगर आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ हो और मार्केट बेशक ऊपर जा रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट कहीं ना कहीं जाकर रेजिस्टेंस लेगी और मार्केट नीचे आ जाएगी। तो आरएसआई के अंदर डबल टॉप भी बन सकता है। याद रखें, जब मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए तो समझ ले फिर नीचे ही आती है। और अगर मार्केट नीचे आए, कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले और ऊपर जाए और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो फिर वो ऊपर ही मोस्टली जाती है। फिर समझा देता हूं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है, ठीक है, अब वो नीचे आ रही है, फिर उसको सपोर्ट मिली, वो फिर ऊपर चली गई, जब ऊपर गई वो फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई, फिर वो भाई नीचे ही आएगी। मोस्टली 80% चांसेस में नीचे ही आना है। इसका मतलब है बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया है। जब और ऊपर एम बन जाएगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे आए सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर से नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो नीचे डब्ल्यू बन जाएगा, जिसको कहते हैं डबल बॉटम, ठीक है, या डब्ल्यू। ऊपर बनेगा एम डबल टॉप, नीचे बनेगा डब्ल्यू डबल बॉटम। तो ये ऊपर नीचे, ये आरएसआई आपको बताता है कि मार्केट कहां ऊपर जा रही है, मार्केट कहां नीचे आ रही है। तो ये चीजें भूलनी नहीं है कि आरएसआई भी एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट कब ऊपर जा रही है और ओवरबॉट हो गया है, मार्केट अब कहीं ना कहीं नीचे आने वाली है। मार्केट नीचे जा रही है, ओवरसोल्ड हो गया है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नीचे जो है वो अब यहां से ऊपर जाने वाली है। तो ये आरएसआई होता है। आरएसआई को मैं, मेरा ख्याल है कि उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गई होगी आरएसआई की। तो अभी के लिए मेरा ख्याल है काफी है, आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है। अगर कहते हैं तो मैं आगे चल पड़ता हूं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी नहीं बहुत है तो फिर बस बहुत है। ठीक है, मेरा ख्याल अभी के लिए बहुत ही है। तो आप लोग इन चीजों की जरा तैयारी किया करें, इन चीजों को बाद में समझा करें, बाद में पढ़ा करें, बाद में देखा करें कि अच्छा यार ये बात बताई थी। लेक्चर को बार बाद में सुना करें। बाद में जब देखें, बात बड़ी सीधी सी है, आप जब क्लास लेके आते हैं ना, तो जब कोई भी कहीं पर भी क्लास लेके आते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी फोरम में, तो आप उसको घर आके रिवाइज करते हैं। रिवाइज इसलिए करते हैं कि जाहिर है आपको उसकी जरा ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। और फिर मजे की बात यह है कि जब आप उसको बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो अब एक ट्रेडर के लिए जब वो जो है, देखे ना, एक बड़ी सीधी सी बात है, आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं शुरू में, तो आपको बड़ा मसला होता है, यार ये गियर ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये है, यहाँ ब्रेक है तो यहाँ पर हमारा क्लच है, खासतौर पे मैनुअल गाड़ियां चलाने वाले। लेकिन एक टाइम आता है आप गियर को भी नहीं देख रहे होते, आप जो है वो क्लच को भी नहीं देख रहे होते और आपकी गाड़ी चल रही होती है। इसका मतलब आप बार बार एक ही काम करते हो। जब आप किसी चीज को बार बार करोगे तो वो चीज आपकी पक्की हो जाएगी, वो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब एक बंदे का देखा तजर्बा है क्या, तजर्बा बार बार करने का तो नाम है। तो भाई इस बंदे को बड़ा तजर्बा है जी, यार ये बंदे को बड़ा तजर्बा है तांबे के काम में, यार इस बंदे को बड़ा तजर्बा है जो है वो पढ़ाने में, यार इस बंदे को बड़ा तजर्बा गाड़ी चलाने में। तो भाई उसने बार तजर्बा लिया कैसे है, बार एक ही चीज उसके सामने से गुजरी, वो करता रहा और एक टाइम आया वो उसमें जो है परफेक्शन की तरफ आने लग गया। परफेक्शन तो यार कभी भी नहीं होती, हर चीज में कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन वो इस काबिल हो गया कि वो कहलाने लगा कि यार उसको तजर्बा आ गया। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं अब आगे नहीं जाऊंगा किसी भी टॉपिक में जब तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनको चीजें क्लियर नहीं हुई अब तक। मतलब हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है। और आप यकीन माने कि आप मजीद 5-10 लेक्चर और ले लें,
इंशाल्लाह ताला आपको मैं फिर डेमो ट्रेडिंग के ऊपर ले जाऊंगा और डेमो ट्रेडिंग के ऊपर आपकी कोई 2 महीने प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद फिर हर बंदा अपना अपना अकाउंट कम से कम स्टार्ट करेगा, थोड़े जितने पैसों से भी वो कर सकता है, और उस पर खुद ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप जो है वो इनको कहीं भी किसी भी फोरम पे जाए, आप सुनिएगा, ये भी सुनिएगा, वो भी सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज सही समझा सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं हर बात सही बता सकता हूँ। मेरे में भी गलतियां हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां होती हैं, मेरे से बोलने में भी शायद कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन कोशिश मैंने आज तक जरूर की है कि मैं आपको वो चीज बताऊं जिसकी समझ आए, जो कल जाके काम आए। अभी जाके इन इंडिकेटर को हमने लाइव चार्ट में भी करना है अप्लाई, और जब आप डेमो ट्रेडिंग में जाएंगे लाइव चार्ट में अप्लाई करेंगे। एक बार नुकसान होगा तो कोई नहीं, डेमो ट्रेडिंग है, प्रैक्टिस वाला अकाउंट है, कौन सा नुकसान असल में हुआ है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर हम आपको अलग अलग अपने अपने तरीके से थोड़े थोड़े फंड से जिसकी जितनी गुंजाइश होगी हम आपको मैनुअल पे ले जाएंगे, किसी को हम जो है वो वोट पे ले जाएंगे, किसी को मैनुअल पे ले जाएंगे। तो इस तरह करके हमने जो है वो आगे शेड्यूल सेट करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ पिवट पॉइंट को या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, मुझे कैसे पता मुझे मेरे लिए काफी ट्रेड करने नेक्स्ट पिवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और के बाद 7 to 10 मेजर आवाज पे पड़ रही है भाईजान। एक नेक्स्ट अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। जरा पिवट पॉइंट से दोबारा बताइए बेटा। मैं ये बता वेलकम जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। जी जी आ रही है। जी जी पिवट पॉइंट से दोबारा आ रही है, आ रही है। जैन भाई का लगता है कि मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आया। अवैस भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे तो आ रही है आवाज। वैन के नेट का कोई इशू लग रहा है, मैं देखता हूँ जाकर। जी कमाल आपको आ रही है मेरी? जी भाईजान आपकी आवाज आ रही है। जी भैया ना आपको आ रही है आवाज, तो फिर आज तो जी वैसे भी आपकी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जैन साहब की नहीं। जैन भाई आउट हो रही है मीटिंग से। अच्छा आप तो अपना वैसे भाई आप इधर ही हैं कि चले गए हुए हैं? जी जी आज इधर ही हूँ। वो जैन भाई का मैसेज आ गया ग्रुप के अंदर कि नेक्स्ट पिवट पॉइंट एंड एक मिनट पढ़ लेते हैं भाई। हाँ चलें। पिवट पॉइंट एंड मेजर मिस्टेक्स जो ट्रेड करती है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एवरीवन। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।